जी अस्सलाम वालेकुम। चुगताई बाबा व्लॉग में एक बार आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। क्या हाल है सबके? खैर खैरियत से हैं? तबीयत सेहत ठीक है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि चांद साहब ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है, चांद साहब ने क्या किया है। चांद साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो गोल्ड है ना, वो इस टाइम पे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, तो आप इसको कंट्रोल करें। आपके पास क्या पॉलिसी है? तो फिर मीटिंग के कुछ अंदर के हाल या अहम पॉइंट्स जो मुझ तक पहुँचे, मैं वो आपके गोश गुजार करना चाह रहा था। देखें जी, हमारे साथ हाथ हो गया है एक छोटा सा, जो कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब ये गोल्ड के इंटरनेशनल पॉइंट्स थे 1810 से 15 के करीब, 1815, 1808, 1820, और उस वक्त हमारी क्या पोजीशन थी पाकिस्तानियों की? सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था या बाइंग प्रेशर? सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से गोल्ड हमने सेल किया, गोल्ड पाकिस्तान में वाफिर हो गया। जो बाहर की दुनिया का इन्वेस्टर है इंटरनेशनल पॉइंट के अंदर, उसको मंदा नज़र आया। कहाँ उसकी मार्केट अपना 1950, 60, 70 डॉलर पे खड़ी थी, और वो सीधी आ गई 1800 डॉलर पे। 160, 65 डॉलर सस्ता समझकर लोगों ने उसके अंदर एंट्रीज डाल दी। अब एंट्रीज जो डाली हैं, अब पाकिस्तान से गोल्ड ने बाहर जाना था, क्यों? यहाँ तो वाफिर हो गया था ना, लोगों ने तो निकलना शुरू कर दिया, धड़ाधड़ एग्जिट। हवा क्या चली थी उन दिनों? यही हवा चली थी कि गोल्ड ने अब कहाँ चले जाना है, 160, 150, 170 तक। जो यानी कि लोगों को ज़्यादातर राय यही थी कि इसने कम अज़ कम 70, 75 और इससे नीचे इवन लोअर टारगेट्स, कहीं से 140 की भी सदाएं गूंज रही थी। क्या बना इस सारे सिनेरियो में? पैनिक सेलिंग से आ गया इधर, गोल्ड पाकिस्तान में वाफिर हो गया। अब गोल्ड को बाहर निकालना था। गोल्ड यहाँ से 4 से 5 टन जितना, पहली ETF जो हमारी यहाँ पे सेलिंग हुई है, वो पहली ETF यहाँ सेल हुई है। गोल्ड यहाँ से सीधा चला गया है इंटरनेशनल बायर्स के हाथ में। अब फिर वक्त के साथ साथ वक्त जो ही गुजरा, इंटरनेशनल पॉइंट्स की परचेजिंग वहाँ पे हुई, इसकी डिमांड एंड सप्लाई का गैप बना। इंटरनेशनल पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता से क्या होने लग गए, ऊपर। जब ऊपर जाने लग गए तो हमारे पाकिस्तानी, जिस तरह से इनकी साइकोलॉजी है कि ये चढ़ती सवारी के मुसाफिर हैं, गिरती सवारी पे कोई किसी तरीके से भी सवार नहीं होना चाहता। वो ये कह रहे थे कि जब यहाँ से गोल्ड थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो हम भी इसके अंदर सवारी कर लेंगे, अभी तो गिर रहा है, अभी छोड़ो। फिर हुआ क्या? फिर जैसे ही गोल्ड ने अपने इंटरनेशनल पॉइंट के अंदर थोड़ी सी तेज़ी दिखाई, मीन्स के वो थोड़ा सा यानी कि 1820 से 1830, 1840, 1850, 1860 इस रेंज के अंदर, तो हमने देखा हमने तो ट्रेन मिस कर दी है। ओहो, गलती कर दी, ये तो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, इसके अंदर घुसो। बाइंग प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर फुल शदीद, माल की शॉर्टेज, माल तो बाहर जा चुका था, बाइंग प्रेशर बढ़ गया। अब बाइंग प्रेशर के बढ़ने से क्या होना था? गोल्ड किसने अवेलेबल करवाना है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलियन वालों का काम सिर्फ रेट को निकालना नहीं है कि रेट निकाल दे, आज जी सोने का ये रेट होगा, आज से ये अप्लाई हो जाएगा, जो इसके बरक्स काम करेगा हम उसको ठोक देंगे, एजेंसियां उसके पीछे हैं। ये डराना भी उनके काम है, गोल्ड का रेट निकालना भी उनका काम है, और गोल्ड को अवेलेबल करवाना, डिमांड एंड सप्लाई को पैज करना, डिमांड एंड सप्लाई को लेवल पे रखना, ये भी बोलियन का ही काम है। बात को आप ज़रा समझें। अब क्या बना जी, जब यहाँ से गोल्ड निकाला चला गया, फिर जब वापस आया यहाँ पे बाइंग प्रेशर वापस आया। गोल्ड मंगवाना था जी, मंगवाओ बाहर से। तो उस टाइम पे मज़े की बात यह है कि गोल्ड चला गया था 1870 डॉलर्स पे पर औंस की बात हो रही है, पॉइंट्स की बात हो रही है। 1870 पे जब पॉइंट चले गए तो फिर क्या बनना था? फिर यही बना कि जो हमने TT या DD लगवाई हैं स्टेट बैंक के अंदर, तो हमने उनसे यही बात की है कि भाई हमारे यहाँ तो रेट चल रहा है 280 रुपये का डॉलर के हिसाब से, 280 रुपये के हिसाब से हमने ये बनवा के भेज दिए हैं। उन्होंने कहा आपने तो गलत किया है, ये तो पैसे थोड़े भेजे आपने। 313.80, 313.70 का हमारे पास रेट बनता है।
उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में तो 280 है। उन्होंने कहा वो आपका मसला है। फिर हमने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, हमने कहा हम डॉलर के अंदर ट्रेड नहीं करते, हम दिरहम के अंदर ट्रेड करेंगे। दुबई स्कोप वालों के साथ बात हो रही थी। उन्होंने कहा आप दिरहम में कर लो। हमने कहा जी हमारे मुल्क में 76 रुपये है। उन्होंने कहा भाई आपके मुल्क में 76 रुपये है, हमारे मुल्क में 88.80 रुपये है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। यहाँ फिर हम फंस गए। इतना सा मुंह करके वापस आके एक मीटिंग कॉल कर ली। मीटिंग में हमने यही डिसाइड किया कि अब हम क्या करें यार, ये तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर फ़र्क के हिसाब से पड़ेंगे। अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करें 2,24,000 पे जाता है, यकदम 2,24,000, इम्पॉसिबल। क्या किया जाए? काफ़ी अरसे से बुलियन के रेट कंट्रोल्ड थे। चांद साहब के मैसेज नहीं आ रहे थे। चांद साहब की जो स्क्रीन आजकल चल रही है, दूसरा दिन है, 2 बजे ये रेट निकलेगा। वो रेट पहले कहाँ थे? पहले तो वो प्रेशर आ रहा था कि उनके रेट ना देने से मार्केट में पैनिक थी, पता नहीं जब रेट निकलेगा क्या बनेगा, तब हम काम करेंगे। या तब तक डेली डॉलर की हम कुटाई देखते आ रहे थे, इवन आज भी। तो हमने ये कहा कि रेट गिरेंगे। मैंने आपको, मेरी आप पिछली वीडियो देख लो, उसमें मैंने आपको बड़ा वाज़ेह समझाया था कि दुआ करें बुलियन का रेट थोड़ा लेट खुले। उसकी वजह क्या थी? सोचें। उसकी यही वजह थी कि मैंने आपको पहले बता दिया था, जब भी बुलियन का रेट खुलेगा समझ लेना 10,000 से लेकर 8,000 के दरमियान जहाँ पे भी गोल्ड का रेट खड़ा होगा शटाक करके नीचे आएगा। उसी तरह हुआ। कोई वही बात दोबारा दोहरानी पड़ती है, कोई आला दिन का चिराग नहीं। एक प्रिडिक्शन थी, एक रिसर्च बेस्ड प्रिडिक्शन थी कि जो हमारे मुल्क के अंदर डॉलर के रेट को दबाया जा रहा है और जो गोल्ड की वैल्यू डिसाइड की जा रही है, ये उस तरह से है तो नहीं, लेकिन हमें चूंकि ये चाहिए तो फिर इस तरह से है। मीटिंग के अंदर हमने बैठ के भाई फैसला करना था कि अब हमें क्या करना चाहिए। मीटिंग में हमने यही फैसला किया कि हमें जो रेट चाहिए थे पाकिस्तान में, जिस तरह से हम कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ तो कहानी 2,24,000 तक जाती है, तो क्या करना चाहिए। नतीजा ये निकला जो सबके सामने आया कि बुलियन खोलो भाई, फटाफट बुलियन में रेट गिराओ, पैनिक डालो मार्केट में। पैनिक से क्या होगा? गोल्ड रेट धड़म आएगा, लोग निकालेंगे। अभी जो हमारे पास बाइंग प्रेशर आया हुआ है कि गोल्ड हमें बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, इन्हीं की टांगें हिलाओ, इन्हीं लोगों की। आप जैसे मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की, बिग वेल्स की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात नहीं हो रही, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर की बात हो रही है और रिटेल इन्वेस्टर की बात हो रही है। और उस बंदे की बात हो रही है जो थोड़ा सा सोना खरीदता है, 5-10 तोले, कुछ दिन रखता है, रोज़ी मजदूरी होगी, बेच दिया। उनकी बात, टांगे हिलाओ और उनको ये बोल दो कि जो डॉलर का रेट जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर आता जाएगा, हमने भी उसी तरह से इसके रेट को दिखाना है और उसी रेट पे काम होगा। नहीं जो काम करेगा उसको टोंग देंगे, उठा लेंगे, फिर वो जिम्मेदार होगा अपना। अब तो फार्मूला सीधा हो गया ना। आप ये देखें, मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा इसमें नोट डाउन करके कुछ चीज़ें रखी हैं। ये गोल्ड का क्या फार्मूला आया जी? $1880 पे था, $5 इसमें प्रीमियम का ऐड करके एक फार्मूला बना दिया, जिन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है 1.37628 के साथ, 1,97,200। और दरहम का क्या रेट रखा है इसमें? 76 रुपये, क्योंकि पाकिस्तान में 76 है। फार्मूला तो इसी तरह बनना था ना, तो फिर रेट भी इसी तरह निकलना था, 1,97,200 रुपये, जो कि एक आर्टिफिशियल रेट है। ये रेट तो कितना अरसा सस्टेन कर सकता है? बात यह है कि ये रेट कब तक सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुन लें, हम पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिसी बनाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे, उसका रिज़ल्ट ये हमने दिखाना होगा कि हम इसके अंदर पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं और ये रेट्स को हम कम से कम करते आ रहे हैं, ताकि एक आम इंसान की रेंज में ये रेट्स पहुंच सकें और मुल्क को फ़ायदा हो, मुल्क में महंगाई की शरह कम हो। ये मुल्क में महंगाई की शरह कम होने के रिवर्स काम होना है। आर्टिफिशियल किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये गोल्ड है भाई, ये दुनिया में जिस भी मुल्क के अंदर पाया जाता है, ये इकानमी को डिफ़ाइन गोल्ड ने करना होता है, ना कि इकानमी ये करने लग जाए कि वो गोल्ड के पे वैल्यू को डिफ़ाइन करने लग जाए। फर्दर इकानमी नहीं होती, फर्दर गोल्ड होता है। ये कोई नया फार्मूला मैं आपके सामने नहीं रख रहा, ये सदियों से ऐसे चलता आ रहा है। जिसके पास जितना गोल्ड होता है उसके पास उतनी ही पार्स होती हैं, और वो अपनी पार्स को फिर पॉजिटिव यूज़ करे या नेगेटिव यूज़ करे। जिसके पास जितने रिजर्व्स होते हैं
वो मुल्क उसी तरह थोड़ा सा अकड़ के चलता है, फिर सारे उसको सत सलाम। भाई जो गोल्ड की होल्डिंग रखता है, इकानमी उस मुल्क की उसके अकॉर्डिंग, उसकी होल्डिंग के अकॉर्डिंग चलती है। अब सीधी सी बात है, समझ गए, मैंने थोड़ा सा आपको लिबरेट कर दिया था। अब यहाँ पे बात आ रही है कि पाकिस्तान के तो जो भी हालात वाक़यात बनेंगे आपके सामने, हमारे भी सामने आ जाएंगे। हम डॉलर के मुताबिक इसको चलाएंगे, जो हम डॉलर का रेट यहाँ पे डिसाइड करते जा रहे हैं, या हम दिरहम के अंदर अगर एंट्रीज़ लेते हैं बाहर से, तो दिरहम का रेट जो हम दिखा रहे हैं वो हमने क्या करना है जी, अपने दिरहम वाले रेट के साथ कैलकुलेट करना है। इंटरनेशनल पॉइंट्स को कौन कंट्रोल कर सकता है? क्या हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारी सराफा कम्युनिटी, हमारे बाअसर लोग, या हमारे इदारे? पाकिस्तान को तो मेंटेन कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को कंट्रोल कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। वो तो उस तरह से कंट्रोल होती है, वो तो आर्टिफिशियली नहीं होती ना, वो ऑटोमेटिकली होती है, वो नेचुरल होती है कि जिसको बाइंग जोन नज़र आएगा वो उसमें एंट्रीज डालेगा। और ये हमारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं है 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की हमने गोल्ड ख़रीद लिया। भाई वो मिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर इसकी परचेजिंग करते हैं। बाहर के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके फंड्स बैंक के अंदर पड़े हैं, बैंक के हाल हर जगह पे पतले हैं, मिलियन ऑफ डॉलर के अंदर जिन्होंने परचेजिंग करनी है, तो इंटरनेशनल पॉइंट्स ने तेज़ होना है या कम होना है? ऑटोमेटिकली सी बात है। 2200 पॉइंट, 2300 पॉइंट, 2400 पॉइंट, अब आप जितना भी आपकी सोच काम करे, आप उसको उतनी हद तक घुमा सकते हो। बात यह है कि इंटरनेशनल पॉइंट्स की परचेजिंग होगी इंटरनेशनल डॉलर्स के साथ। इंटरनेशनल डॉलर्स उस पॉइंट्स को किस तरह से आप लेकर जाएंगे, अब हमें भी उसी हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नया फार्मूला भी आया हुआ है उसमें हमने 5 प्रीमियम का डाला है, बाकी इंटरनेशनल पॉइंट्स। फिर हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? और उधर से जो आर्टिफिशियल हमने इसके ऊपर स्ट्रेस रखा हुआ है, जब ये आर्टिफिशियल स्ट्रेस भी हम उठा लेते हैं, फिर इसका क्या रिजल्ट बनता है? कहने की बात यह है कि वीक होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और मज़े की बात, नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। एक जगह पे उन्होंने कहा था, चुगताई साहब आपने बोला था 2,09,000 का टारगेट था, तो 2,09,000 का टारगेट। मेरी बात सुने भाई, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मेरी वीडियोस को आप एज अ लॉन्ग टर्म विजन के साथ देखा करें और बात को समझें। मैंने आपको बात की थी कि मैं लॉन्ग टर्म परचेज़र हूँ और लॉन्ग टर्म टारगेट्स ये हैं, तो आपने कहा था सर प्लीज़ आप ऐसा करें कि हमें वीकली या 15 दिन की ट्रेड्स का सिग्नल दें, या हमें 10 दिन की या 5 दिन की, इवन के डे। मैंने कहा डे का काम मेरा नहीं है, बहुत सारे काबिल दोस्त हैं, आप उनसे पूछ लें। मैं ओवरऑल एक ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को देखता हूँ, समझता हूँ, और वहाँ से मेरी रिसर्च होने के बाद मैं कोई एक कंटेंट बनाता हूँ, आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट टर्म प्लान के लिए ये दिया था, 1,86,000 पे जब गोल्ड आ जाए और मैं आपको कहूँ कि मैंने एंट्री ले लिया, आप एंट्री ले सकते हैं इसमें। और जिसने मेरे कहने पे तब एंट्री की थी, अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो मेरे से फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि मैंने आपके कहने के ऊपर एंट्री की थी और ये देखें मैं फंस गया हूँ। भाई आप 10 से बैठे हो ऊपर वाले एंट्रीज़ में, 30, 25, 20, 40, पता नहीं कहाँ, 15, 10 मेरे साथ एंट्रीज करें, मेरे साथ निकलें। अब मैंने शॉर्ट टर्म के लिए आपको टारगेट 24,000 की रेंज दी थी। मार्क माई वर्ड्स, शॉर्ट टर्म जो भी सिग्नल देता है वो देता है 2,000 से 2,500 की स्लॉट में, 1,500 की स्लॉट में, 5,000 की स्लॉट में। एक बंदा आपको 1,86 के रेट पे कह रहा है कि 2,09,000 सेल टारगेट है का क्या मतलब है? 24,000 का गैप। और अगर 24,000 के गैप को अटेन करते 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 हम पहुंच गए 22,000 के गैप पे, 21,000 के गैप पे, यानी कि हमने 21,000 अटेन कर लिया, वो पूरे का पूरा जो 24 का टारगेट था वो हम अचीव ना कर सके, तो फिर ये नेगेटिव कमेंट्स मेरे पास आने लग गए, फ़ोन कॉल्स आने लग गए हैं। हाँ जी, मेरे ऊपर थोड़ा सा तमस्खर उड़ाने की कोशिश की गई है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। जो इमैच्योर सोच के हैं थोड़े से, जिस तरह मैं कहता हूँ ना छोटी सोच, वो कहने लग गए हैं जी क्या बना जी आपका, पार्टी सारी एंड होगी, प्रोग्राम तो बढ़ गया ना आपका, 2,09,000 की आपने सेल रखी हुई थी, तो देखें अब 2,05,000 से रिवर्स हुआ है। ये पहली दफ़ा रिवर्स हुआ है 2,05,000 से जी, क्यों? ज़रा जहन पे ज़ोर देकर बताएं।
2,05,000 से ये 2 दफ़ा रिजेक्ट हुआ है। एक कुछ दिन पहले रिजेक्ट हुआ है 2,45,000 4,000। पठूर की बात हो रही है। फिर आप मुझसे पूछते हैं सर आप पठूर की बात कर रहे हैं या पीस की बात कर रहे हैं। मैं पठूर की बात कर रहा हूँ, पीस को आप खुद देख लें। अब देखें जी 85 to 90% अगर एक टारगेट अचीव हो जाता है, 100% अचीव नहीं हो सकता, तो उसमें आप ब्लेम करना शुरू कर देंगे अगले बंदे को। बताएं, अगर इस तरह से आप चाहते हैं कि मैं आपको शॉर्ट टर्म एंट्रीज देता, मैं कहता 1,86 पे ले लो या 90 पे निकल जाएगा, फिर मैं अपने थंबनेल लगवाता ये वाले, सारे कहते वेरी गुड सर आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई, 5,000 के फ़र्क का पूरा हो जाता। फिर मैं कहता 5,000 और बढ़ेगा, फिर ये लेता आपसे इस तरह ए हार्ट वगैरह ये वो जिस तरह, फिर आप खुश होते जी आपकी प्रेडिक्शन सच साबित हो रही है। मैं अपनी वाह वाह कर, ओ भाई मुझे उस तरह की वाह वाह नहीं चाहिए, मैं लोगों की वाह वाह लेने के लिए नहीं बैठा। मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि लोगों का एक विजन जो है ना वो उसको क्लियर कराऊँ कि शॉर्ट टर्म टारगेट भी रखने हैं तो गोल्ड है ये कोई चमार का जूता नहीं है वो जिस तरह बात कहीं और निकल जाएगी। फिर एक अच्छे ताकतवर इंसान को, रईस आदमी को, इज़्ज़तदार शख्स को जब मार पड़वानी हो ना, फिर उसको जब इबरत का निशान बनाना हो तो फिर चमार का जूता मंगवा के उसको मारा जाता है। चमार एक कास्ट है जिसको हम कहते हैं ना कि भाई चंगड़ जाए, ठीक है, या उनको कहते हैं ये चूड़े, ये उनके जूते से फिर पिटाई होती है उन लोगों की। ये आप लोगों ने जो हशर किया है ना, ख्याल करें इस चीज़ का, ये चमार वाला हिसाब कर दिया आपने। चलें जी, गपशप तो होती रहेगी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।